हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक आ चुकी है, जिसमें जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का पूरा करंट अफेयर चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के साथ डिटेल में आपको दिया गया है। ये ई बुक आप परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, एमजेटी ऐप से। जिन लोगों ने हिंदी में ले लिया था गलती से, उनको इंग्लिश में चाहिए थी, उनको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, आपको व्हाट्सएप कर देना है। ऐसे ही जिन लोगों ने इंग्लिश की ले ली है गलती से, उनको हिंदी में चाहिए थी, उन लोग को भी व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा बिल्कुल फ्री में, लेकिन तभी जब आप लोग जेन्युइन ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेज दोगे व्हाट्सएप पर तब। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, विजया बैंक और देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? तो विजया बैंक और देना बैंक का दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए? तो वो एंटनी ब्लिंकेन बनाए गए हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर MRSAM मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है? तो भारत ने दोस्तों इजराइल के साथ मिलकर के MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। एक्चुअली में दोस्तों ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? जैसे ही कोई एयर अटैक करता है, ठीक है, कोई अगर वायु हमला करता है, हवाई हमला करता है, तो एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से ही वायु हमलों को यानी एयर अटैक को रोका जाता है। ओके, जैसे ही एक बहुत ज़्यादा फेमस इस समय चल रही है मिसाइल S-400, रसिया की मिसाइल है और इससे इंडिया की डील भी चल रही है, इंडिया को रसिया देने वाला भी है। और अभी रसिया ने S-400 दोस्तों तुर्की को बेचा है। तुर्की को बेचा है, इस वजह से अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदी लगा दी है, ठीक है। और इस पाबंदी के लिए अमेरिका ने काटसा कानून लाया है। कौन सा? काटसा सैंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। काटसा सैंक्शन लगाया हुआ है तुर्की पर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इजराइल की। भारत और इजराइल ने मिल करके इस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। इसको डेवलप किसने किया है? भारत की DRDO ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है एक, वैसे ही जैसे हमारे भारत में DRDO है, तो इन दोनों ने मिल करके इसे डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। ओके, दुश्मन देशों के एयर अटैक को रोकने के लिए। चलिए अब एक एक करके जानते हैं। पहले जान लेते हैं DRDO के बारे में, फिर बात करेंगे इजराइल की। DRDO की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1958 को हुई। अभी 1 जनवरी को मनाया गया DRDO का स्थापना दिवस। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी और नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। अभी दोस्तों DRDO ने 2 अवार्ड दिए हैं। एक तो DRDO ने अपना साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, वो दिया हेमंत कुमार पांडे जी को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक अभी कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया है DRDO ने अपना रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं इजराइल की। चलिए अब वर्ल्ड मैप में देखते हैं इजराइल है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों जाएंगे हम लोग इस साइड अरब देशों के पास, ठीक है, अरब देशों के साइड में जाएंगे और यहाँ पर इराक, सीरिया जहाँ पर आपको दिख रहा है, यहीं पर है इजराइल। ये रहा इजराइल, ठीक है। इधर है लेबनान, ये सीरिया, इराक, जॉर्डन और ये बड़ा सा सऊदी अरब और ये है मिस्र, इजिप्ट। ओके, इजराइल यहाँ पर है। इजराइल की राजधानी होती है दोस्तों जेरूसलम। क्या होती है? जेरूसलम होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू, 5वीं बार PM बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की मुद्रा होती है न्यू शकेल। क्या होती है? न्यू शकेल होती है यहाँ की करेंसी। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है भूमध्य सागर और ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये है दोस्तों लाल सागर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है रेड सी। और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता कौन है? जोड़ने वाली नहर को कहते हैं सुएज नहर, ध्यान रखिएगा, सुएज नहर यहीं पर है। ये आप कहिए चाहे कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता कौन है? सुएज नहर। चाहे आप ऐसे कहिए कि एशिया को और अफ्रीका को अलग कौन करता है, तो वो भी है सुएज नहर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2020 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों 8 जनवरी से शुरू होने वाला है 26वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।
8 जनवरी से स्टार्ट होगा, ये चलेगा 15 जनवरी 2021 तक। ठीक है, इसमें 45 देशों की 50 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखाई जाएंगी। तो संस्करण है इसका इस बार 26वां और वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। अगर वर्चुअली ना भी आयोजित किया जाता तो भी कहाँ पर आयोजित होता, कोलकाता में ही आयोजित होता। क्लियर। अच्छा, अभी इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था, IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कब से शुरू हो रहा है? ये दोस्तों ये भी वर्चुअली ही आयोजित किया जाएगा इस बार ये 16 जनवरी से स्टार्ट होकर 24 जनवरी तक आयोजित होगा। ठीक है, ये होना था 2020 में लेकिन हो रहा है 2021 में। इसका कौन सा संस्करण है? 51वां संस्करण है इसका। और ये इसलिए अभी चर्चे में आया था, अभी परसों मैंने इसके लिए क्वेश्चन बताया था आपको, क्योंकि इसके जो ज्यूरी के चेयरमैन हैं, अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के चेयरमैन, वो बनाए गए पाब्लो सेसर। कौन? पाब्लो सेसर को बनाया गया इसके अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी का चेयरमैन। ओके, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए बिल पारित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अर्जेंटीना ने वहाँ पर अपने देश में गर्भपात को, अबॉर्शन को वैध बनाने के लिए, लीगल करने के लिए एक बिल पारित किया है। एक्चुअली में दोस्तों वहाँ की महिलाओं के द्वारा, विमेंस के द्वारा दशकों से अबॉर्शन को वैध बनाने और उससे संबंधित जो भी कानून है उसमें सुधार करने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे। कई आंदोलन चलाए गए, कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हुआ और अब आखिरकार जाकर के अर्जेंटीना की जो सरकार है उसने अब 14 सप्ताह तक सेफ अबॉर्शन की अनुमति दे दी है। ठीक है, अर्जेंटीना की सरकार के द्वारा अर्जेंटीना में भी अब गर्भपात को मंजूरी मिल गई है, अबॉर्शन को मंजूरी मिल गई है। भारत में अगर बात करें तो भारत में ये नियम दोस्तों 20 सप्ताह तक है। ठीक है, 20 सप्ताह तक अबॉर्शन कराया जा सकता है। ओके, अब आया है अर्जेंटीना से भी रिलेटेड अभी 2 क्वेश्चन आए थे चर्चे में। एक तो अभी इसने मिलेनियर्स टैक्स लगाया था। कौन सा? मिलेनियर्स टैक्स लगाया था। ये कौन सा टैक्स होता है दोस्तों? कोविड-19 महामारी के दौरान इसने एक ऐसा टैक्स लगाया जिसके तहत अर्जेंटीना में जो मिलेनियर्स हैं उनसे एक्स्ट्रा टैक्स की वसूली की जाएगी कोविड-19 महामारी के दौरान, जिससे कोविड-19 महामारी से संबंधित जो भी उनको मेडिकल सामग्रियां चाहिए हो या फिर कोई इक्विपमेंट चाहिए हो तो उसकी पूर्ति की जा सके। तो इस वजह से मिलेनियर्स टैक्स लगाया अर्जेंटीना ने। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जब डिएगो माराडोना का निधन हुआ। ये फुटबॉलर थे, महान फुटबॉलर थे, सदी के महान फुटबॉलर थे अर्जेंटीना के। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब अर्जेंटीना को देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। अर्जेंटीना है दोस्तों दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। इधर देखिए ये अफ्रीका पार किया हमने, ये आ गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है ब्राज़ील, बड़ा सा देश है ब्राज़ील। इसी के नीचे आएंगे आप तो ये दिख रहा है बड़ा सा देश एक अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है। इधर है पराग्वे है, चिली है इधर। ठीक है, इधर पेरू है और इधर बड़ा सा है ब्राज़ील। तो यहाँ पर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या होती है? यहाँ की राजधानी होती है ब्यूनस आयरेस। क्या होती है? ब्यूनस आयरेस होती है यहाँ की कैपिटल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। कौन? अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। यहाँ की मुद्रा मैंने बताया पेसो। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत कितने वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप यानी APAP का सह अध्यक्ष बना? तो भारत दोस्तों 3 वर्षों के लिए बनाया गया है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष। 3 वर्षों के लिए भारत का मुंबई शहर इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, सह अध्यक्षता करेगा। भारत किसकी जगह पर आया है? भारत आया है साउथ कोरिया की जगह पर। ठीक है, दक्षिण कोरिया की जगह पर भारत को चुना गया है। अब देखिए ये है सह अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है? तो APAP जो होता है यानी एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप जो होता है, इसकी अध्यक्षता दोस्तों IUCN के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। तो हम लोग IUCN के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो 1948 में स्थापना हुई थी IUCN की। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर ब्रूनो ओब्रेल। कौन है? डॉक्टर ब्रूनो ओब्रेल हैं इसके डायरेक्टर जनरल। अगला देखते हैं, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस देश ने शुरू की? तो दोस्तों अपने भारत ने शुरू की है दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, जिसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम की ये दुनिया की पहली चलती फिरती ट्रेन है। भारतीय रेलवे ने इसे तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं इसमें दी हुई हैं।
साथ ही इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम भी है, 2 ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं, 5 ऑपरेटिंग टेबल्स वगैरह भी हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस लगभग सभी डिवाइसेज इसमें मौजूद हैं। तो भारतीय रेलवे ने इसे तैयार किया है। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन तैयार करने वाला भारत बन गया है देश। चलिए, भारतीय रेलवे आया है तो हम लोग भारतीय रेलवे से कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय रेलवे की शुरुआत यानी भारत में रेलवे की शुरुआत दोस्तों 16 अप्रैल को हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, इसी वजह से 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेलवे दिवस। 1853 को जब पहली बार रेल चलाई गई थी तब शासनकाल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी का। ओके, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी थी। नाम था ट्रेन का ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। फिर 1890 का डेट आप लोग याद रखिएगा। 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया। फिर 1905 में दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। जब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई तब लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। अच्छा, 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ, ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर 1925 आता है। 1925 में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। कौन सी? इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई पहली बार भारत में 1925 में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, भारतीय रेलवे के अभी हाल में बनाए गए हैं नए चेयरमैन और सीईओ। नाम है सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा है भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने माटी कला रोजगार योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने माटी कला रोजगार योजना शुरू की है। ये क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों जो कुम्हार वर्ग है उनको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। यानी इनसे इस लोन पर कोई भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का, माटी कला रोजगार योजना के तहत। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि स्टेट में यानी यूपी में प्लास्टिक से बने जो सामान हैं उनको रोका जा सके, उनकी यूजेस कम की जा सके और मिट्टी के सामानों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इससे संबंधित रोजगार भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ लोन वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। जैसे अभी न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। न्यू नोएडा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 20,000 हेक्टेयर की ज़मीन पर, याद होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों बीसी सखी योजना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। बीसी यानी बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट, ये सखी योजना है। बीसी सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। वरासत अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही, जिसके तहत जमीनों से जुड़े विवाद सुलझाए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट जो कि है नोएडा में ही था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कानपुर में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है मेगा लेदर पार्क। किसान कल्याण मिशन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश से स्टैटिक्स की। देखिए मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश, लखनऊ है राजधानी। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की गवर्नर, और आनंदीबेन पटेल जी एमपी की भी गवर्नर हैं, वहाँ का भी एक्स्ट्रा चार्ज इनको दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ये है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप बताएंगे आज हमें कमेंट करके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। इसकी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट की। कितने की? 600 मेगावाट की। कहाँ पर यह स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर यह स्थापित किया जाएगा। जगह की बात करें, लोकेशन की बात करें तो एक है ओंकारेश्वर बांध, वहीं पर यह स्थापित किया जा रहा है, ओंकारेश्वर बांध जलाशय के पास। क्लियर? तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों अभी शुरू हुआ है और 2022-23 तक इसके फाइनल हो जाने की उम्मीद है। 2022-23 तक अगर फाइनल हो जाता है तो फिर ये उत्पादन करने लगेगा। क्या उत्पादन करेगा? ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके, चलिए मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड अभी कल मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए थे, आज आप लोग कमेंट करके बताओ, देखो चेक करो क्या क्या पॉइंट्स इनमें से आपको याद है कल की वीडियो से। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों ये शुरू हुआ है लद्दाख में।
इस बार इसमें दोस्तों 11 पुरुष की टीमें भाग ले रही हैं और 2 महिला टीमें भाग ले रही हैं। कुल 13 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो ये लद्दाख में आयोजित हो रहा है। लद्दाख आया है, लद्दाख से भी कुछ पॉइंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी दोस्तों लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया गया। कौन सा? लोसार फेस्टिवल मनाया गया। बहुत ज़्यादा चर्चित फेस्टिवल होता है लद्दाख का, याद रखिएगा। आर्टिकल 370 हटाया गया तो यूनियन टेरिटरी ये कब बना, यानी कब ये यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित हुआ, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर ऑफिशियल तरीके से ये यूनियन टेरिटरी बनाए गए। इसके खिलाफ जो कानून लाया गया था, यानी आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था, वो डेट कौन सी थी? वो थी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था संसद में। ओके, चलिए लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं करंट टाइम पर, वो हैं राधा कृष्ण माथुर जी। लद्दाख की राजधानी है लेह। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा करके दिया गया है। आपने अभी तक ये देखा कि कितना जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन वही है, कहने का मतलब वही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। जब आपसे पूछा जाए कि जीडीपी कितना हो, तब आप माइनस साइन में बताएंगे, ठीक है, अगर निगेटिव है तो। जब आपसे गिरावट दे दिया गया है तो माइनस नहीं लगेगा ऑप्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो गिरावट है दोस्तों 9.6%, लेकिन अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग इसे -9.6% ही कहेंगे, यानी मतलब इसका है माइनस में ही, ठीक है। इसे पॉजिटिव मत समझिएगा। अभी भी भारत की जीडीपी जो है वो नेगेटिव में ही है, माइनस में ही है। तो कितना वर्ल्ड बैंक ने बताया है? -9.6% जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट कहा जाए तब माइनस में बोलेंगे, ठीक है। तो किस वर्ष के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। हालांकि इसने अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021 और 22 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए पॉजिटिव में अनुमान लगाया है और उसमें बताया है 5.4% का। तो वो वृद्धि होगी, गिरावट नहीं होगी। क्लियर? वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है जीडीपी ग्रोथ रेट का। तो हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों हुई 1944 में, 1944 में। डेविड मलपास जी इसके अध्यक्ष हैं और वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब दोस्तों किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक देश की सीमाओं के भीतर यानी उस देश के अंदर जितना भी प्रोडक्ट्स का, जितनी भी सर्विसेज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उन सभी के योग को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यानी किसी एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर? बिल्कुल। तो इसी का कितने प्रतिशत की तरफ से ये प्रतिवर्ष वृद्धि हो रहा है, ये अनुमान लगाती हैं। तो जीडीपी का अनुमान नहीं लगाती हैं, जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गए हैं दोस्तों क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ही आपको मैंने बताया था, यही बनी थी पुरुषों के वनडे मैचों में भी अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, क्लेयर पोलोसाक, ठीक है। और अब टेस्ट मैच जो चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही है, बॉर्डर गावस्कर सीरीज, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें भी इन्होंने अभी हाल ही में अंपायरिंग की है और ये टेस्ट मैच में भी, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में दिख रही हैं स्टेफनी फ्रिपार्ट। ये दोस्तों पुरुषों के फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये फुटबॉल मैच की हैं और ये हैं क्रिकेट की। क्लियर? बिल्कुल। अगला देखते हैं, किस राज्य में देश की पहली महिला एनडीआरएफ टीम तैयार की गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला एनडीआरएफ की टीम तैयार की गई है, तैनात की गई है, ठीक है। एनडीआरएफ क्या होता है? एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो केंद्रीय आपदा विमोचन बल जो है, अब महिलाओं की भी है, महिलाओं की टीम तैनात की गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये पहली एनडीआरएफ की महिला टीम है। कहाँ पर उत्तर प्रदेश में तैनात की गई है? गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर में। याद रखिएगा नाम, गढ़मुक्तेश्वर में। इस टीम में दोस्तों 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं इस एनडीआरएफ की टीम में। एनडीआरएफ आया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं एस.एन. प्रधान। कौन है? एस.एन. प्रधान है इसके डायरेक्टर जनरल। अगला देखते हैं। अगला है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए दोस्तों गूगल क्लाउड के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं करण बाजवा। कौन? करण बाजवा।
अब तक ये इंडिया में थे, इंडिया में गूगल क्लाउड की ये अध्यक्ष थे, लेकिन अब इनको एशिया पैसिफिक रीजन यानी पूरे के पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड का अध्यक्ष बना दिया गया है करण बाजवा को। किसकी जगह पर आए हैं ये आए हैं रिक हर्समैन की जगह पर, जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं, रिक हर्समैन, इनकी जगह पर आए हैं। क्लियर बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तो बस ये तो थी आज की दिन की वीडियो करंट अफेयर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं लाइक किए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। ऐसे ही वीडियोज़ आप तक रोजाना पहुँचते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आप हमारी ई बुक्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ई बुक आ चुकी हैं। ब्रह्मास्त्र 2.0 जो ई बुक है, इसमें जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 का सारा करंट अफेयर कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में चर्चे में आए ब्रेक्जिट का अर्थ किस संगठन से ब्रिटेन का अलग होना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्जाम में, सेम ऐसी ही लैंग्वेज होती है। आप लोग इसका आंसर कीजिए, डिटेल जितना मालूम हो उसको लिखिए और इसकी क्विज आप लोग जाकर के MZT ऐप में सॉल्व कर लीजिए। साथ ही इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना मत भूलना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।